Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which has been edited by Mr. John N. Cummings and Mr. Michael Kremer. It contains lectures given at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square in 1957 and 1958, and it was first published in 1959. So we had already started with a chapter called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders, which has been particularly authored by Mr. J.D.N. Navarro. So we've already covered a few videos of this chapter, and in the last video we began with a topic called panhypopituitarism, और उसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया. Now let's begin the next part. तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेन और विमेन में पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म होता है, अदर देन दैट फॉलोइंग पोस्टपार्टम नेक्रोसिस जो कि विमेन में देखा जा सकता है, वो ऑफन होता है ड्यू टू अ ट्यूमर इन पिट्यूटरी एरिया. और जो कॉजेज डिस्क्राइब किए गए हैं वो जो है इन प्रैक्टिस द मैकेनिज्म ऑफन कैन नॉट बी एल्यूसिडेटेड. बाकी सारे कॉजेज का जो मैकेनिज्म है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था तब तक उस समय तक. तो पेशेंट्स जो ट्यूमर्स के साथ थे वो फर्स्ट जो मेडिकल एडवाइस लेते थे ज़्यादातर वो ऑन अकाउंट ऑफ एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस लेते थे या फिर कोई सिम्टम जो कि रिजल्ट कर रहा था फ्रॉम द लोकल कंडीशन. एमेनोरिया की कंप्लेंट हो सकती है फीमेल्स में, मेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो, फीमेल्स में भी सेक्सुअल डिज़ायर का लॉस, सेंसिटिविटी टू कोल्ड और ऑफ रेदर वेक सिम्टम्स ऑफ जनरल इल हेल्थ एंड फेटीग के सिम्टम्स से जो है एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस में पेशेंट कंसल्ट कर सकता था डॉक्टर को इनिशियली. ये पेशेंट्स जो है पहले फिजिशियन के पास इसलिए आया करते थे क्योंकि यदि एक डायग्नोसिस पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन का होता है तो फिजिशियन जो है लोकल कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करेगा बाय हैविंग स्कल एक्सरेज टेकन एंड विजुअल फील्ड स्टडीड. कुछ पेशेंट्स इनमें से विल बी फाउंड टू हैव ट्यूमर्स, बट जनरली स्पीकिंग दे सीम टू बी वेरी स्लो ग्रोइंग एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज सेल्डम रिक्वायर्ड. ऐसा उस वक्त देखा गया था. जो पेशेंट्स थे पिट्यूटरी ट्यूमर्स के साथ वो रेफ़र किए जाते थे इनिशियली टू अ न्यूरोसर्जन क्योंकि न्यूरोलॉजिकल और विजुअल सिम्टम्स मार्क्ड होते थे उस पेशेंट में. असेंशियल ये भी होता था कि पेशेंट का एंडोक्राइन स्टेटस असेस किया जाए इन डिटेल बिफोर ऑपरेशन इज़ अंडरटेकन. यदि कोई इम्पेयरमेंट होता था ट्रॉफिक हार्मोन सीक्रेशन का तो द मोर्टालिटी फॉलोइंग द ऑपरेशन इज़ लाइकली टू बी हाई अनलेस सूटेबल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ गिवन. तो इसीलिए एंडोक्राइन फंक्शंस का, एंडोक्राइन लेवल का असेसमेंट ज़रूरी था. असेसमेंट इन्वॉल्व करता था गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लिबिडो एंड पोटेंसी. तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे यदि एब्सेंट बॉडी हेयर होते हैं या फिर स्कैंटी बॉडी हेयर होते हैं तो वो सजेस्टिव होते हैं एंडोक्राइन डिसफंक्शन के. इन्वेस्टिगेशन जो की जाती थी वो आइडियली इंक्लूड करनी चाहिए थी I-131 का अपटेक स्टडीज़ टू असेस द लेवल्स ऑफ थायोट्रोपिन secretion and measurement of urinary 17 ketosteroid output to assess corticotropin production. वाटर लोड टेस्ट भी दिया जा सकता था और दिया जाता था, बट द प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन शुड बी चेक्ड फर्स्ट क्योंकि यदि लेवल इज रिड्यूस्ड इन अ वाटर लोड टेस्ट इट मे कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन. यानी सोडियम की लेवल यदि कम हो गई वाटर लोड टेस्ट में तो इंटॉक्सिकेशन कॉज हो जाएगा. Delayed excretion of a water load is seen in many conditions, but if the test is repeated 4 hours after the oral administration of 100 mg of cortisone and there is now a normal diuresis, primary or secondary adrenal hypofunction is likely. जब प्री ऑपरेटिव टेस्ट किए जाते थे जो कि कंफर्म करते थे एंडोक्राइन फंक्शन को का रिडक्शन या एंडोक्राइन फंक्शन इज रिड्यूस्ड, तो इम्पोर्टेंट होता था टू गिव कॉर्टिकोट्रोपिन और कॉर्टिसोन टू ensure an adequate level of adrenal cortical hormone to cover the stress of the operation. एग्जाम्पल के तौर पे एक केस इन्होंने इलस्ट्रेट किया है ऑथर ने पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म के नीचे. 1945 में उनके पास एक डॉक्टर के पास एक बस ड्राइवर आते हैं जो कि 1945 में जिनकी एज थी 39, जिनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी बस जो है बस ने हिट किया था ऑन अ व्हीकल ऑन द ऑफ साइड. पेशेंट ने रियलाइज़ किया कि उनकी जो लॉस ऑफ विजुअल फील्ड हुई थी ऑन द राइट एंड इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर एंड ही वाज रेफर्ड टू अ न्यूरोसर्जन.
अब इन व्यू ऑफ द विजुअल फील्ड चेंजेस इट वॉज डिसाइडेड टू ऑपरेट बट ही कोलैप्स अंडर एनेस्थेटिक एंड द ऑपरेशन वॉज अबेंडेंड. ऑपरेशन नहीं किया गया. सब्सिक्वेंटली उनको डीप एक्सरे थेरेपी दी गई अंडर द सुपरविजन ऑफ मिसेस ELG हिल्टन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल और उनका हेडेक रिलीव हुआ. विजुअल फील्ड्स रिटर्न टू नॉर्मल. लेकिन अभी भी तकलीफ ये थी कि उनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी जॉब लेने में, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को ये फील होता था कि वो पेशेंट जो है काफ़ी इल लुकिंग है एंड दे वर रिलक्टेंट टू टेक हिम ऑन. 1953 में मिसेस हिल्टन ने सजेस्ट किया फर्दर असेसमेंट ऑफ हिज एंडोक्राइन स्टेटस, क्योंकि वो साथ साथ कंप्लेन कर रहे थे सेंसिटिविटी टू कोल्ड का एंड जनरल लिस्टलेसनेस का. और इन response to questioning he admitted that his libido had disappeared in 1936 only. यानी एक्सीडेंट से भी बहुत पहले उनका लिबिडो जो है डिसअपियर हो चुका था. एंड दैट शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही हैड लॉस्ट हिज चेस्ट, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर. यानी एक्सीडेंट से पहले ही हेयर भी जा चुके थे और जो चिन और बॉडी पे हेयर थे वो भी बहुत कम थे. मेटाबॉलिक रेट जो है 27% था एंड यूरिनरी 17 कीटो स्टेरॉइड्स जो है 1 mg पर 24 आवर्स एंड वाटर लोड कॉर्टिसोन जो है 109% था. अब ये क्लियर था कि ही हैड पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म सिंस 1936 एंड इट वाज अनडाउटेडली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हिज कोलैप्स एट ऑपरेशन इन 1945. अब उनको रिप्लेसमेंट थेरेपी पे शुरू किया गया था इन 1953, टेकिंग कॉर्टिसोन 25 mg a day, L-thyroxine 0.3 mg a day and methyl testosterone 20 mg a day. जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री थे और वो फिट हेल्दी लुकिंग मैन बन गए विद ट्रीटमेंट एंड एक्सीलेंट जॉब मिला उनको. बॉडी हेयर इम्प्रूव हुए एंड लिबिडो रिटर्न हुआ. तो ये था एक केस का डिस्क्रिप्शन जो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म पे दिया गया है. एंड that's it for this video. Please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. अभी इस चैप्टर के ही बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो हम धीरे धीरे वीडियोस में कवर करेंगे. एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.